और इस कृषि विभाग के सारे कर्मचारीगण और हमारे सामने बैठे हुए किसान बंधु एवं महिला, आज के इस रबी कार्यशाला में आप सबका सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे आज बात हो रही थी कि तिलहनी फसल और दलहनी फसल पे हमको अपने उत्पादन को बढ़ाना है, अपने एरिया को बढ़ानी है। तो ये सही बात है कि हम धीरे धीरे किसान भाई इस क्षेत्र में जो मुख्य हमारे अनाज है उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर किसान भाई रबी फसल में अनाज के रूप में मक्का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन मक्का ठीक है, बट इसके साथ साथ हमको अपने खेतों की तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए हमको दलहनी फसल भी लगानी पड़ेगी और तिलहनी फसल भी लगानी पड़ेगी। ये दोनों फसल हमारे मिट्टी के लिए भी अच्छी है और इसकी जो कीमत है, जो उत्पादन कर रहे हैं, उसका भी वैल्यू जो है बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू कम है, लागत में भी कमी है। हमारा तिलहनी फसल लगाएंगे या दलहनी फसल लगाएंगे और जो भी हम फसल लगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये दोनों जो फसल है इसमें लागत कम है, उत्पादन अच्छी है और इसकी जो आमदनी है अच्छी मिलती है। तो जो तिलहनी फसल हम लोग का, जैसे राई हो गया, पीली सरसों हो गई, ये दोनों फसल हमको अभी के समय में जो हमारा रबी अभी चल रहा है, नवंबर का मंथ चल रहा है, अभी नवंबर से दिसंबर के बीच में हम लोग लगा सकते हैं। तो राई हम लोग लगा सकते हैं या पीली सरसों लगा सकते हैं। तो इन दोनों का जो मिट्टी का चुनाव है कैसे करेंगे, ये जो भी फसलें हैं तिलहनी फसल सभी मिट्टी में अच्छी होती है। कोई भी मिट्टी हो, हम किसी भी मिट्टी में सरसों की फसल ले सकते हैं, राई हो या हमारा पीली सरसों हो, इसकी मिट्टी का कोई ये नहीं है, ठीक है। ये अगर राई सरसों दोनों की एक साथ बात करेंगे हम, तो दोनों की जो आप लगाने के समय जो बीज होना चाहिए, बीज लगभग 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। जैसे सर ने अभी बताया कि बीज जो बुआई करने से पहले हमको सबसे पहले क्या करनी होगी, बीज उपचार करनी होगी। बीज उपचार करना अति आवश्यक है, इसलिए आप किसान भाई अगर बीज उपचारित आपका दाना नहीं है तो बीज उपचार करें, क्योंकि मिट्टी में जो फफूंद होता है मिट्टी में भी होता है और आपके दाने से भी आते हैं, दोनों से होता है। तो आपको मिट्टी उपचार भी करनी पड़ेगी और बीज उपचार भी करनी होगी। दोनों उपचार आपको अगर करते हैं तो आप जो फफूंद से जो आपके फसल में खड़ी अवस्था में आपकी फसल रहती है, तो उस दौरान जो आपका फफूंद से जो नुकसान होते हैं आपके फसल में वो बच जाते हैं। तो इसलिए जो सर ने बताया आपको बीज उपचारित या मिट्टी उपचारित, उसको आप अवश्य पालन करें बुआई करने से पहले। तो सरसों हम लोग ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि सरसों हम लोग छींट कर बुआई करते हैं, जैसे छिटकाव मेथड से, छिटकाव विधि से। लेकिन हम जो भी सरसों लगाएंगे, जो भी तिलहनी फसल लगाएंगे, सीधी बुआई करेंगे। छिटकाव विधि से करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी जो बीज है, बीज दर बढ़ जाती है, प्लांट की पॉपुलेशन जो होती है, पौधे की जनसंख्या बढ़ जाती है, जिससे जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, जो वनस्पतिक वृद्धि है हमारी पौधे की, वो जो होती है धीरे होती है और पौधा जो रहेगा हमारा कमजोर रहता है, स्वस्थ नहीं रहेगा। तो आप अगर सीधी बुआई करेंगे तो सीधी बुआई करने से बहुत हमको फायदे हैं। सीधी बुआई में पौधे के बीच में 10 सेंटीमीटर और लाइन के बीच में 30 सेंटीमीटर की हमको क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। लाइन मेथड से जब बुआई करेंगे तो लाइन जो पंक्ति के बीच में जो दूरी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर और पौधे के बीच में 10 से 15 सेंटीमीटर की आपकी दूरी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आपका पौधा वृद्धि करेगी तो उसमें क्या आती है,
डाली भी आती है, ब्रांचेज निकलते हैं, उसमें से शाखाएं निकलते हैं। तो अच्छे शाखाएं निकलेगी, ज़्यादा स्वस्थ शाखाएं निकलेंगी तो हमारा उसमें जो फलियां है स्वस्थ फली बनेगा। लेकिन जब आप छिड़काव विधि से आप सरसों करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पौधे की जो जनसंख्या है, जो घनत्व है ज़्यादा होने के कारण जो ब्रांचेज निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, वो सही शाखाएं नहीं निकलेंगी, उसमें ज़्यादा फलियां नहीं पकड़ेगा। अगर पकड़ेगा भी तो उसमें जो दाने भरेंगे पुष्ट दाने नहीं होंगे। तो इसलिए आप किसान भाई जो बुआई करेंगे, आप पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के बीच में सीधी बुआई करेंगे, ठीक है, लाइन सोइंग करेंगे। या लाइन सोइंग करें या आप मशीन से भी कर सकते हैं, जीरो टिलेज मशीन है उससे भी आप लोग बुआई कर सकेंगे। उसमें आसानी से हो सकता है, ट्रैक्टर चालित रहता है, उसमें स्पेसिंग से आपका बुआई हो जाएगी। तो ये हुआ आपका क्या क्या फायदे हैं आपको पंक्ति से पंक्ति लगाने के लिए। तो इसमें आपको एक तो क्या होगा, ब्रांचेज आपकी जो शाखाएं हैं अच्छे निकलेंगी, उसमें जो फलियां होंगी तंदुरुस्त रहेंगी। दूसरी क्या है कि आप जब उसमें खाद डालेंगे, बीच में खाद भी डालेंगे, आप निकाई गुनाई भी करेंगे, वो भी आप आसानी से आप पंक्ति के बीच में आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो छिड़काव विधि से करते हैं तो उसमें आपको आसानी से आप उसमें ना खाद डाल सकते हैं, ना कोई कीटनाशी का अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे, या कोई खरपतवार नाशी का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, लाइन से लाइन सीधी बुआई करते हैं तो ये कुछ फायदे हैं सीधी बुआई से। और इसमें आपको ध्यान रखें, जब भी बुआई करें, बुआई करने से पहले ही हमको खाद देनी है, जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, ये तीनों खाद हमको अपने खेतों में अवश्य देना है। और इसका जो भी आप जैसे यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, बुआई से पहले जब खेत तैयारी करें तो डीएपी का जो और पोटास का पार्ट है ये आप बुआई करने से पहले डालेंगे। लेकिन यूरिया का जो आपका भाग है, आधा यूरिया आधा, दो भाग में डालना है हमको यूरिया। पहली यूरिया कब डालनी है, जब बुआई से पहले, और दूसरी यूरिया का डोज जो है कब डालनी है, जब हमारा पुष्प अवस्था निकलने से पहले, लगे कि पुष्प अवस्था आने वाली है, उससे पहले हमको क्या करनी है, यूरिया का दूसरी भाग हमको देनी है। और इस समय जो पुष्प अवस्था आती है उस वक्त अगर मान लीजिए आपके खेत में नमी नहीं है, नमी नहीं है तो आपको उस वक्त सिंचाई भी करनी होगी। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि जो हमारी तिलहनी फसल है या दलहनी फसल जो लगते हैं उसमें सिंचाई नहीं की करते हैं, लेकिन हमको उसमें 2 बार सिंचाई कर सकते हैं। तिलहनी फसल में अगर नमी है तो ठीक है, नमी अगर नहीं है तो आप एक 20 से 25 दिन बाद करें, और दूसरी कब कर सकते हैं, जब पुष्प अवस्था निकलने से पहले। और सिंचाई ऐसे नहीं करें कि आपका खेत डूब जाए, हल्की सिंचाई करनी है ताकि हमारे पौधे को नमी मिल जाए, उतना ही करना है जिससे हमारा पौधे को नमी आसानी से मिल जाए। लेकिन बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि पानी छोड़ देते हैं खेतों में पानी छोड़ने से क्या होता है कि कहीं न कहीं पानी आपका लग जाता है। पानी लगेगा जैसे ही तो वहाँ पे आपका सड़न दड़न आपके पौधे में होने लगती है, तो फिर आपका एक्स्ट्रा खर्च इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, आपको फंगनाशक आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो ये अवश्य आप कंफर्म कर लें कि आपके खेत में उतनी नमी है कि नहीं। अगर नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई आप लोग सरसों के फसल में पुष्प अवस्था से पहले डालनी है। और अगर फर्टिलाइजर डालना है तो उसी इरिगेशन के जस्ट बाद आपको क्या देनी है, दूसरी यूरिया की जो आपका डोज है, ठीक है। तो इसमें लगभग जो डोज हमारा होता है 60-40 के आसपास केजी प्रति हेक्टेयर एनपीके का जो डोज होता है ये डालनी है। और इसमें जो भी किसान भाई सरसों लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि सल्फर अवश्य डालना। सल्फर से क्या फायदा है, सल्फर से ये फायदे हैं कि आपकी जो तेल की परसेंटेज है
मेनली सरसों के लिए करते हैं, तेल के लिए करते हैं। तो तेल की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम लोग सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी आप लोग 25 kg प्रति हेक्टेयर का डोज है, जिंक सल्फेट के फॉर्म में आएगा। तो इसको आप 25 kg प्रति हेक्टेयर आप अपने खेतों में बुआई करने से पहले आप इसका खेत में मिला देंगे खाद को। तो आप ये खाद का पार्ट हुआ, खाद में डीएपी, पोटास, यूरिया या सल्फर का इनका क्या क्या महत्व है। अगर इसमें और भी अंदर जाना चाहे तो इसमें क्या होती है कि पुष्प को बढ़ाने के लिए, पुष्प अवस्था को बढ़ाने के लिए हम बोरॉन का भी इस्तेमाल करते हैं। जितना पोलिनेशन होगा, परागण क्रिया होगी, वहां पे पुष्प ज्यादा बनेंगे। पुष्प ज्यादा बनेंगे तो फलियां भी क्या होगी, ज्यादा बनेंगे। ज्यादा फलियां बनेंगे तो आपका उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो आप बोरॉन का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे के फॉर्म में भी कर सकते हैं या मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ये हमारा जो खाद के पार्ट है। जब इरिगेशन भी हो गया, इसमें कुछ वैरायटी भी होती है, जैसे स्वर्णा है हमारा सरसों का, पीली सरसों का स्वर्णा अच्छी वैरायटी है। इसमें लगभग 47 से 48% तक तेल इसमें आता है, ठीक है। वरुण हो गया, बोल्ड आता है, स्वर्णा बोल्ड। तो अलग अलग बहुत सारी वैरायटी आपको मक्का में मिलेगी। बट जो हमको ध्यान रखने वाली बात है यही है कि हम खेतों में उर्वरक कब डालें, यूरिया का दूसरी डोज कब डालें, सिंचाई कब कर सकते हैं। अगर सिंचाई आप पुष्प अवस्था में करेंगे, जैसे पुष्प निकल गया है उस अवस्था में करेंगे, तो आपकी जो पुष्प है उसकी गिरने के चांस बढ़ जाती है। तो इसीलिए पुष्प अवस्था में हम सिंचाई कभी नहीं करना है, ठीक है। इसमें यही सेम चीज है आपका दलहनी फसल में भी। दलहनी फसल में भी आप पुष्प अवस्था में आपको सिंचाई नहीं करनी रहती है, ठीक है। तो उसमें भी पुष्प अवस्था से पहले ही आप लोग सिंचाई कर सकते हैं। तो तिलहनी फसल का यही है, आप लोग खाद अवश्य सही समय पर डालें, सल्फर अवश्य डालें, ठीक है। और कब डालें, बुआई के पहले मिट्टी में मिला देना हमको। यूरिया का पार्ट जो है हमको 2 बार डालनी है, एक बुआई से पहले, दूसरी पुष्प अवस्था से पहले डालनी है, ठीक है। और बात करते हैं हम थोड़ी दलहनी फसल की। दलहनी हमारे यहाँ, क्योंकि दलहनी के लिए क्या है कि आप बहुत सारे किसान इधर लगाते हैं, बहुत सारे नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर दलहनी फसल आप लोग लगा रहे हैं तो आपकी खेत की जो उर्वरक शक्ति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहा जाता है कि आप धान लगा रहे हैं तो धान लगाने के बाद अवश्य आप क्या लगाए, कोई दलहनी फसल लगाए, या साल में किसी भी फसल लगाने के बाद आप अवश्य कोई न कोई दलहनी फसल लगाएं, ताकि आपकी मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति हो बरकरार रहे। बरकरार कैसे रहेगा, कैसे, तो आपकी जो दलहनी फसल है, यूरिया जैसे देते हैं आप लोग खेत में, क्या दलहनी फसल में यूरिया देते हैं? नहीं देते हैं। तो यूरिया क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो हमारी दलहनी फसल है, ये भी दलहनी फसल है, सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया करते हैं ये, ठीक है। नेत्रीकरण करता है, नेत्रीकरण का स्थिरीकरण करता है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मिट्टी में क्या करता है, वो स्थिरीकरण करता है। कहाँ से करेगा? जो वायुमंडल में जो 78% जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में, उसी वायुमंडल से वो नाइट्रोजन को कैप्चर करके वो फिर जमीन में स्थापित करता है। तो जब जमीन में स्थापित करेगा तो नाइट्रोजन की आवश्यकता खुद जो हमारी दलहनी फसल है वो परिपूर्ण कर ले रही है। जितनी आवश्यकता है दलहनी फसल को कर ले पा रही है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें हमको यूरिया की एप्लीकेशन, यूरिया का उपनिवेशन हमको नहीं करना है। तो दलहनी फसल आप लगा रहे हैं तो इसका फायदा ये भी है कि उसको आपको यूरिया नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट फसल जो आएगा, उसका अगला जो फसल है, उसमें भी आपको यूरिया का डोज कम देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही उस खेत में क्या होता है, नाइट्रोजन के कंसेंट्रेशन रहती है खेत में। तो ये चीजें हैं हमको दलहनी फसल लगाने से। दलहनी फसल में ज्यादातर हम किसान भाई इस क्षेत्र, जो हमारा जनरल कंडीशन है, यहाँ पे तो चन्ना की खेती उतनी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चन्ना की खेती के लिए ज्यादातर
भारी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र में शायद होंगे भारी मिट्टी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, हल्की मिट्टी है। तो यहाँ पे जो मसूर का संभावना है, मसूर की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती है। मसूर आप लोग कर सकते हैं। तो मसूर की जो खेती है हम आसानी से अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। चना भी कहीं कहीं जो हल्की थोड़ी भारी मिट्टी होती है वहाँ पे आप करेंगे, अगर है वैसी मिट्टी तो हम कर सकते हैं। मसूर में क्या है कि मसूर का अभी जो सिचुएशन है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर या अभी कर सकते हैं। अभी आज 11 नवंबर है, अभी भी आप अगले 2 से 3 दिन में हम स्टार्ट कर सकते हैं मसूर की खेती। तो हम मसूर जो समय है अभी है दिसंबर, 15 दिसंबर तक लगा सकते हैं। कोशिश करें कि इसी मंथ में, नवंबर में ही हमको मसूर अगर लगा रहे हैं किसान भाई तो आप लोग लगाएं। इसकी जो बीज दर होती है लगभग 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। बीज दर 1 हेक्टेयर में लगभग 30 से 35 केजी लगेगा। और इसमें भी आपको बीज उपचारित वैसे ही करनी है। बीज उपचारित फफूंदनाशी से, कीटनाशी से, और इसमें राइजोबियम से करनी रहती है। सर ने 2 चीज बताया था, फफूंदनाशी, कीटनाशी। अगर दलहनी फसल हम लोग कर रहे हैं तो दलहनी फसल कर रहे हैं तो उसमें फफूंदनाशी, कीटनाशी के बाद एक राइजोबियम कल्चर आता है। राइजोबियम कल्चर से भी हमको क्या करना होगा, बीज को उपचारित करनी होगी। तो जब भी दलहनी फसल लगाए आप, फफूंदनाशी, कीटनाशी, उसके बाद राइजोबियम कल्चर से हमको बीज उपचारित करनी होगी। राइजोबियम कल्चर से करने से क्या होगा कि आपका जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है वो ज्यादा तेजी से होगा, ठीक है। तो आप जो बीज उपचारित है अवश्य करें। बुआई के समय यही है। इसमें जो खाद का जो प्रयोग कर सकते हैं, खाद का प्रयोग ज्यादा इसमें नहीं करना है, किसान भाई करते भी नहीं, लेकिन करना चाहिए कुछ ना कुछ। और कैसे करना चाहिए, आपको सॉइल टेस्टिंग करानी पड़ेगी। मिट्टी की जांच कराएं अवश्य। मिट्टी की जांच होती है, कोई भी खाद को उपयोग करने से पहले आप किसान भाई मिट्टी का जांच अवश्य करा लें। अपने खेतों का नमूना लेकर जहाँ पे मिट्टी जांच होती है वहाँ पे अवश्य दें, और उसमें जो आपकी जो कमियां हैं उसी खाद को डालें। उसमें जो आप लोग हंगामा नहीं करें,